चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे संघ सिलेंट्रेटा। इससे पहले हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि किस तरीके से हमने प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार देखा, फिर दूसरे पार्ट में भी हमने उसी आधार को कंटिन्यू करते हुए संघ पॉरीफोरा देखा, और आज हम देखेंगे संघ सिलेंट्रेटा, यानी कि किस तरीके से जो है संघ सिलेंट्रेटा का जो कहते हैं खोज हुई, फिर उसके बाद में किस तरीके से इसके अभिलाक्षिक गुण देखे कि वो संघ पॉरीफोरा से बेहतर है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, संघ सिलेंट्रेटा को जो संघ की स्थापना है वो किसने करी, 1847 में ल्यूकर्ट नाम के वैज्ञानिक ने करी। संघ पॉरीफोरा में भी हमने देखा था कि कौन से सन में किस वैज्ञानिक ने क्या किया था, उसी तरीके से संघ सिलेंट्रेटा में भी ल्यूकर्ट ने 1847 में इस संघ की स्थापना करी। फिर फर्दर कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए और अध्ययन होता गया, तो उसी के चलते हुए हेरचेक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1878 यानी 1878 में इस संघ का नाम नाइडेरिया रखा। यदि आपसे संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया पूछा जाएगा तो बोथ आर कॉमन थिंग, यानी कि दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग दिया गया है। तो 1847 में इसको सिलेंट्रेटा बोला संघ, फिर बाद में कुछ चेंजेस हुए तो हेरचेक नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बोल दिया, नाइडेरिया भी इसको बोला। इस संघ में लगभग कितनी है, 10,000 मतलब 10,000 तक की जो जातियां हैं वो देखी गई। फिर हम आगे चलते हैं, इसके कुछ ही एग्जाम्पल हैं किसके, संघ सिलेंट्रेटा के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारा मेन मुद्दा है इसके सामान्य लक्षण, यानी कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पॉरीफेरा से किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको नोटिफाई करवाती जाऊंगी कि ये वहां पर डिफरेंस था, तो आप भी ये चीज नोटिस करेंगे। कब कर सकते हैं, जब आपने ऑलरेडी उसको पढ़ लिया होगा। ये संघ के सदस्य समुद्री होते हैं। ये कैसे हैं, वो लवणीय क्षेत्र में पाए जा रहे थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये कहाँ पाए जा रहे हैं, समुद्री क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। ये जंतु एकल, निवयी, स्थानबद्ध, स्वतंत्र, वो स्वतंत्र नहीं थे, स्थानबद्ध थे। ठीक है, लेकिन ये स्थानबद्ध भी हो सकते हैं और स्वतंत्र भी हो सकते हैं, थोड़ा चेंजेस आ गया। फिर ये बहुकोशिकीय और ये समिति, वहां पे जो समिति हो रही थी वो कैसे पाई जा रही थी, वो असमिति, वहां पे तो समिति ही नहीं थी, यानी कि जब अपन उसको किसी अक्ष से काट रहे थे तो वो समरूप या समान भागों में नहीं विभाजित हो रहा था। कौन, पॉरीफोरा संघ के जो प्राणी थे। लेकिन जब अपन सिलेंट्रेटा की बात करेंगे तो यहाँ पर अरीय तरह की समिति, यानी कि किसी भी केंद्र से किसी भी अक्ष से काटो ये दो समान भागों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, द्विकोरिक जंतु है। द्विकोरिक यानी कि जो उसका जनन स्तर है वो दो स्तरों से मिलकर बना हुआ है, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा। ठीक है, और पॉरीफोरा भी द्विकोरिक था। फिर हम देख रहे हैं इसका जो शारीरिक संगठन है, जब अपन ने पॉरीफोरा संगठन की बात करी थी या संघ की बात करी थी तो उसमें जो संगठन था वो कोशिकीय था, याद आ रहा है, उसमें कोशिकाओं से एक नाल बनी हुई थी। लेकिन जब अपन सिलेंट्रेटा में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो शारीरिक संगठन है वो उत्तक स्तर पे है, यानी कि अब कोशिकाओं ने एक समूह बना लिया है जो कि उसकी उपापचय क्रियाओं के लिए क्या है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, शरीर के मध्य से शीर्ष तक, जो शरीर के मध्य से, मान लीजिए कि इस तरह का शरीर है तो इसका जो शीर्ष है यहाँ से लेकर के इस शरीर के मध्य तक एक गुहा पाई जाती है। ठीक है, तो उसको अपन मुख गुहा भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मुख गुहा, यानी कि जिस तरीके से हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, माउथ से स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन तक जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो यहाँ पर भी है, यहाँ एक गुहा पाई जाती है जिसको हम मुख गुहा कह रहे हैं। और ये क्या कह रही है, जठर गुहा या सिलेंट्रॉन। इस गुहा को अपन क्या बोल रहे हैं, जठर गुहा या फिर सिलेंट्रॉन हम इसको कह रहे हैं। शरीर के शीर्ष पर मुख होता है, यानी कि यहाँ पर जो होगा वो माउथ होगा, उसी तरीके से। और ये मुख क्या कर रहा है, गुहा का भी काम कर रहा है, यानी कि ये किधर खुलेगा, मुंह गुहा की तरफ खुलेगा। क्लियर है, यानी कि मुख और गुदा, यानी कि गुदा भी ये काम कर रहा है, जो गुहा है और जो मुख है वो दोनों तरह का काम कर रहा है, गुदा का काम भी कर रहा है, मुख का, जो कि गुहा की तरफ चला जाता है। क्लियर हो गया। फिर हम बोल रहे हैं मुख के चारों ओर, जो इसका माउथ जो साइड है इसके चारों ओर क्या है, स्पर्शक पाए जाते हैं। ये बच्चों जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पर्शक क्यों होते हैं, क्योंकि किसी चीज को सर्च करने के लिए
है ना, अपने शिकार को पकड़ने के लिए और शिकार से बचने के लिए भी। यानी कि कितना महत्वपूर्ण है, देखो इसके स्पर्शक, ये मुख के चारों ओर के जो स्पर्शक हैं वो शिकार को पकड़ने और गमन करने के लिए भी जरूरी होते हैं। देह भित्ति पर वंश कोशिकाएं पाई जाती है, जो इनकी बॉडी है उसकी जो मतलब सेल वॉल होती है उस पर क्या पाया जा रहा है, वंश कोशिकाएं पाई जा रही हैं। सॉरी, जैसे प्राणियों में तो मतलब सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि जो देह भित्ति है, ठीक है, आप उससे कोरिलेट नहीं करना, क्योंकि प्लांट्स और जो प्राणी किंगडम है उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस ही उसका सेल वॉल की वजह से होता है। ठीक है, तो जो देह भित्ति है उस पर वंश कोशिकाएं पाई जाती है, जो उसको आधार से चिपकने में, जैसे मुख वाली जो कोशिकाएं क्या कर रही है, वो तो इसको शिकार को पकड़ने में और गमन करने में हेल्प कर रही है, लेकिन जो उसकी पूरी बॉडी पर जो कुछ वंश कोशिकाएं पाई जा रही है वो क्या कर रही है, जैसे ये सतह है, इसको इस सतह पे आना है तो इसको चिपकने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं आत्मरक्षा करने, यानी कि कोई और शिकार इसको शिकारी बनाना चाहता है। अब ये शिकार नहीं ढूंढ रहा, कोई और इसको शिकार जो है शिकार की तरह खाना चाहता है, तो उससे क्या हो रहा है, इसको एक डिफेंस मिलेगा जिससे ये बच सके। ठीक है, भोजन को पकड़ने में यदि इसको कोई शिकार भी पकड़ना है तो इसकी देह भित्ति पर जो वंश कोशिकाएं हैं और जो मुख वाली जो कोशिकाएं, वो दोनों क्या करेगी, इसको हेल्प करेगी ताकि ये अपना पेट भर सके। ठीक है, इनमें बाह्य कोशिकीय व अंतः कोशिकीय पाचन होता है, क्योंकि हमने कहा था ये द्विकोरिक है, यानी कि इसमें दो स्तर पाए जा रहे हैं, एक बाह्य कोशिकीय और एक अंतः कोशिकीय, जो कि इसको क्या कर रहा है, पाचन में, यानी कि जो भी इसने खाया है वो डाइजेस्ट तो होगा ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ये प्राणी द्विरूपी होते हैं, जिन्हें जीवक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, जीवक भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत अच्छा डिफरेंस आ रहा है, याद करने लायक आ रहा है। बेलनाकार अलैंगिक अवस्था, यानी कि आपसे सिलेंट्रेटा संघ की अलैंगिक अवस्था को पूछा जाए तो वो कैसी होगी, बेलनाकार होगी, बेलन के समान। ठीक है, यदि स्थानबद्ध, यदि हम बोल रहे हैं कि ये जो अलैंगिक अवस्था है वो कैसी है, पॉलिप है, स्थानबद्ध है, तो हम इसको पॉलिप कह रहे हैं। और ये ध्वत्राकार, ठीक है, ध्वत्राकार जो लैंगिक अवस्था है वो कैसी है, स्वतंत्र प्राणी, यानी कि मेड्यूसा जैसी है। देखो बच्चों, जब अलैंगिक अवस्था की हम बात करेंगे सिलेंट्रेटा में तो वो स्थानबद्ध होगी, पहली बात, और जब अपन लैंगिक अवस्था की बात करेंगे तो वो स्वतंत्र होंगी। जो लैंगिक अवस्था है ध्वतास्तारी वाली है, जिसको हम कह रहे हैं मेड्यूसा, और इसके अपोजिट अलैंगिक अवस्था को हम क्या कह रहे हैं, पॉलिप कह रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। फिर हम देख रहे हैं इसमें अलैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, मुकुलन विधि के द्वारा हो रहा है, यानी कि जो मुकुलन विधि होती है उसके द्वारा सिलेंट्रेटा संघ में अलैंगिक जनन की अवस्था पाई जाती है। और लैंगिक जनन की हम जब बात करें, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, तो यहाँ पर युग्मकों का संलयन होगा, एक नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक होगा, और दोनों निषेचन की क्रिया करेंगे। अब पोरीफोरा में भी हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे बस यहाँ की अवस्थाओं के एक नाम है जो आपको देखने हैं। ठीक है, परिवर्धन, उसकी भी जो परिवर्धन की अवस्था थी वो कैसी थी, अप्रत्यक्ष थी, और इस संघ में भी जो अवस्था है वो कैसी है, अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, वहां पर भी लार्वा पाया जाता था, यहाँ पर भी लार्वा पाया जाता है। इसको हम कहते हैं प्लेनुला, है ना, लार्वा की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, प्लेनुला। और जो पैलिप और मेड्यूसा है, पीढ़ी एकांतरण हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो पॉलिप और मेड्यूसा आपसे पूछा जा सकता है जो सिलेंट्रेटा संघ है उसकी कौन सी अवस्था में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, तो मेड्यूसा में भी पाया जाता है, यानी कि लैंगिक जनन वाली, और अलैंगिक जनन यानी कि पॉलिप अवस्था में हम पीढ़ी एकांतरण देख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके उदाहरण क्या है, फाइसेलिया, एडमाइसिया, पेनिट्यूला, जॉर्गियोनिया और मैडरीन। इस तरह से हमने क्या देखे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। हमने देखा कि किस तरीके से जो संघ सिलेंट्रेटा है वो पोरीफेरा से विकसित संघ है, कैसे इसका विकास हुआ, किस तरह से जनन क्रियाएं हो रही है, कौन कौन सी अवस्थाएं हो रही है, क्या इसकी शारीरिक संरचना है, उत्तकों से बना है, कैसी सम्मिति पाई गई है, इस तरीके से हमने आज चर्चा करी। तो आपको क्या करना है, अगेन यहाँ तक के नोट्स जो हैं बच्चों प्रिपेयर कर लो, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि ये बहुत वास्ट चैप्टर है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आपको यहाँ तक के नोट्स प्रिपेयर करना है। फिर हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ में, न्यू संघ के साथ में। ठीक है,
जब तक नोट्स प्रिपेयर करने हैं।